नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, वैसे तो कहें आप 2019 के बाद से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, या बल्कि कहें 2014 से। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि अब राज्य की राजनीति जो है एक ठोस शक्ल अख्तियार कर रही है। लेकिन अजीत पवार के असामयिक निधन से फिर से स्थितियां जो है वो आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉट में आ गई। अब क्या नया स्वरूप आएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो अभी हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली तो खबर ये है, आपको मिल चुकी होगी और देख भी चुके होंगे, शपथ ग्रहण समारोह। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ था। सुनेत्रा पवार जो पत्नी है स्वर्गीय अजीत पवार की, और इस समय राज्यसभा की सदस्य है, हालांकि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं, बल्कि कहना चाहिए कि ले चुकी हैं। तो वो नई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी हैं महाराष्ट्र की। ये बात अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि परिवार पर आधारित पार्टी है तो उसका वारिस कोई ना कोई परिवार का ही सदस्य होता। और राजनीति में अजीत पवार के परिवार से राजनीति में सुनेत्रा पवार ही हैं। उनके बेटे पार्थ पवार चुनाव जरूर लड़े थे लोकसभा का, लेकिन वो हार गए और उसके बाद से उनकी राजनीति में रुचि थोड़ा कम दिखाई दे रही। लेकिन ये सब बात की बातें हैं। दरअसल सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री बनना ये भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से तो अच्छा है, राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की दृष्टि से भी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका मेरी नज़र में शरद पवार को लगा है। पहले राजनीति के मैदान में मात खाई उन्होंने, अब परिवार में मात खाई है। वैसे आप कह सकते हैं कि जब पार्टी टूटी, अजीत पवार अपने 41 विधायकों को लेकर पूरी पार्टी लेकर चले गए और शरद पवार के हाथ न पार्टी का झंडा रहा, न सिंबल रहा, न नाम रहा। तभी जो है परिवार में भी एक तरह से मात खा गए थे। लेकिन उस बार मात उन्होंने अजीत पवार से खाई थी, जो महाराष्ट्र में एनसीपी के संगठन का सबसे बड़ा चेहरा थे, सबसे बड़े संगठनकर्ता थे। लगातार कई वर्षों से वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद पर थे और शरद पवार के बाद एनसीपी के सबसे कद्दावर और सबसे ज़्यादा जनाधार वाले नेता थे। अजीत पवार ने जो किया वो सबको दिखाई दे रहा था कि ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार लगातार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बढ़ा रहे थे और एक तरह से अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था, उसमें अजीत पवार को समझ में आ रहा था कि अब शरद पवार के साथ चलकर या उनकी छत्रछाया में रहकर उनके लिए राजनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अभी जो हुआ है, आज मैं बात कर रहा हूं, आज है 31 जनवरी। 30 जनवरी को शरद पवार ने परिवार के लोगों की बैठक बुलाई रात में अपने घर पर। इस बैठक में सुनेत्रा पवार नहीं गई और पार्थ पवार नहीं गए। ये शरद पवार के लिए पहला झटका था। अब शरद पवार की आप योजना समझिए, जो औपचारिक रूप से जिसकी घोषणा नहीं हुई है। वो चाहते थे कि एनसीपी के विधायक दल के नेता के चुनाव से पहले पार्टी का मर्जर हो जाए, दोनों गुटों का मर्जर हो जाए, यानी शरद पवार का जो फैक्शन है उसका एनसीपी जो अजीत पवार के पास है उन दोनों का विलय हो जाए। अब कहते ये हैं कि 17 जनवरी को जो बैठक हुई थी शरद पवार के यहाँ, वो उसमें अजीत पवार इस मर्जर के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि उस बैठक में शरद पवार के गुट के सभी प्रमुख नेता थे, लेकिन अजीत पवार अपनी पार्टी की ओर से अकेले गए थे। तो इसलिए अब अजीत पवार तो है नहीं बताने के लिए कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन शरद पवार के सबसे विश्वस्त जो है जयंत पाटिल, वो कह रहे हैं कि अजीत पवार तैयार हो गए थे। 12 फरवरी को विलय की घोषणा होने वाली थी। अब ये बात जयंत पाटिल उस समय कह रहे हैं जब अजीत पवार इसकी पुष्टि या खंडन के लिए इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा हो भी गया था, तो इसकी पुष्टि दूसरे तरीकों से भी हो सकती थी। इसकी पुष्टि इस तरह हो सकती थी कि अगर विलय होने वाला था या विलय की तारीख तय हो गई थी, सहमति हो गई थी, तो सुनेत्रा पवार वही काम करती जो शरद पवार चाहते थे। अब आप समझिए शरद पवार का खेल। वो पार्टी का मर्जर तो चाहते ही थे, उनको मालूम था कि पार्टी अब चलाना उनके बस की बात नहीं है, और उनकी बेटी जो है उसकी संगठन में कोई रुचि कभी रही नहीं और वो कोई जनाधार वाली नेता नहीं है। और शरद पवार का पिछले कई सालों से एक ही उद्देश्य है, बल्कि और ज़्यादा समय से,
कि बेटी को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करें। अब अगर इन दोनों फैक्शंस का मर्जर होता तो उस पार्टी को चलाते शरद पवार। शरद पवार शर्तें तय करते कि एनडीए में रहने की शर्तें क्या होंगी। बार्गेनिंग की सारी ताकत उनके हाथ में होती है। उनकी पहली शर्त होती कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, और फिर वो विभाग के लिए भी दबाव डालते कि ये विभाग मिलना चाहिए। उसके अलावा जो है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अजीत पवार के नहीं रहने पर वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के लिए उनकी पसंद होते जयंत पाटिल, जो उनके सबसे विश्वस्त हैं। तो अगर मर्जर हो जाता इस विधायक दल के नेता के चुनाव से पहले, तो सुनेत्रा पवार कभी डिप्टी सीएम नहीं बनती। उनके लिए दरवाज़ा बंद कर देते शरद पवार। उनको मालूम है कि सुनेत्रा पवार के पार्टी विधायक दल का नेता बनने के बाद एनसीपी जो है वो अब अजीत पवार नहीं है, तो उनके बाद सुनेत्रा पवार के हाथ में है, और वो बड़ा फैक्शन है। शरद पवार का जो फैक्शन है उससे बहुत बड़ा, और उसकी ताकत भी ज़्यादा है, जनाधार भी ज़्यादा है। तो अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें भी एनसीपी जो अजीत पवार की थी उसने शरद पवार के फैक्शन से बेहतर प्रदर्शन किया। तो शरद पवार एक बार फिर से पार्टी पर काबिज होना चाहते थे। पार्टी पर काबिज होना चाहते थे, इतने तक नहीं था मामला था कि अब वो सत्ता की सौदेबाजी वो करेंगे। तो एक बार से फिर राजनीति का सौदागर उठकर खड़ा हो गया था। तो पहला झटका सुनेत्रा पवार ने दिया। जो परिवार की बैठक उन्होंने बुलाई शुक्रवार की रात में, उसमें सुनेत्रा पवार नहीं गई और पार्थ पवार जो उनके बेटे हैं वो भी नहीं गए। ये शरद पवार के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि राजनीति में तो वो झटका खा चुके थे। जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ने का शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जब पार्टी पर कब्जा कर लिया, पूरी पार्टी एनसीपी जो है वो अजीत पवार की हो गई। वो उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। उससे पहले उनको झटका लगा था जब एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर भाजपा के साथ चले गए और उद्धव ठाकरे की सरकार जो शरद पवार ने बनवाई थी वो गिर गई। शरद पवार देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। अब उन्हें लग रहा था कि परिवार की एकता के नाम पर सत्ता के सूत्र का संचालन फिर से उनके हाथ में आ जाएगा। सुनेत्रा पवार ने उनके पैर के नीचे से दरी खींच ली और शरद पवार धड़ाम से गिर पड़े। एनसीपी ने बैठक बुलाकर तय किया सर्वसम्मति से कि सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता बनेंगी और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी महाराष्ट्र की। अब शरद पवार कह रहे हैं कि हमको तो कुछ पता नहीं, हमको तो खबरों से पता चला, न्यूज़ चैनल अखबारों से पता चला। यानी सुनेत्रा पवार और उनके परिवार के लोगों और एनसीपी के लोगों ने इस बारे में शरद पवार से सलाह मशवरा करना तो दूर, उनको कोई सूचना भी नहीं दी। तो शरद पवार राजनीतिक क्षेत्रों में शरद पवार आखिरी व्यक्ति थे जिनको ये जानकारी मिली कि सुनेत्रा पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो अचानक राजा से फिर राजनीतिक रूप से रंग हो गए शरद पवार। ये ऐसा सदमा है जिसको शरद पवार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरद पवार को अजीत पवार की मृत्यु में एक संभावना नजर आ रही थी। इस आपदा में उनको एक अवसर नजर आ रहा था फिर से अपनी राजनीति को रिवाइव करने का, फिर से अपनी बनाई हुई पार्टी एनसीपी पर फिर से राज करने का, और महाराष्ट्र में और साथ साथ केंद्र में। क्योंकि ये बात आप मान कर चलिए कि सुनेत्रा पवार और एनसीपी जो है वो एनडीए से बाहर जाने को तैयार नहीं थे। मर्जर होता तो भी नहीं होते, और उनको मालूम था कि मर्जर एक बार हो गया अगर दोनों फैक्शंस का, तो उसके बाद सारे सूत्र, सारे अधिकार शरद पवार के हाथ में चले जाएंगे। वो राजनीतिक सौदेबाजी के माहिर हैं, उनको मालूम है कैसे सौदा करना है। उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी संबंध है, अच्छे संबंध है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो। बस उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक गलती की कि उन्होंने अमित शाह से पंगा ले लिया। अमित शाह को उन्होंने बहुत कम आंका, और उसके बाद अमित शाह ने जो जवाब दिया उसने पूरी राजनीति बिखेर दी शरद पवार की। अब दूसरा बड़ा झटका सुनेत्रा पवार ने दिया, क्योंकि सुनेत्रा पवार ने केवल राजनीतिक झटका नहीं दिया है, अमित शाह ने केवल राजनीतिक झटका दिया था। सुनेत्रा पवार ने परिवार के स्तर पर भी झटका दिया कि अब परिवार के भी मुखिया नहीं है शरद पवार।
परिवार में भी फैसले शरद पवार नहीं करेंगे। अजीत पवार कर रहे होते तो भी समझ में आता। सुनेत्रा पवार, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, और शरद पवार को लग रहा था कि सुनेत्रा पवार को तो मैनेज करना बहुत आसान है। वो अजीत पवार की तरह नहीं है कि जिनका जनाधार है, संगठन चलाने का अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, ये सब नहीं है। तो ऐसे में उनको लग रहा था कि अब उनके दिन फिर से लौट कर आ रहे हैं। उनको एक साथ राज्य की सत्ता और केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी का मौका दिख रहा था, अवसर दिख रहा था, और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने का एक सुअवसर दिख रहा था। ये सब सुनेत्रा पवार ने एक झटके में छीन लिया। तो सुनेत्रा पवार की ताकत क्या है? उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है। दो है उनकी ताकत। एक, एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें प्रफुल्ल पटेल को आप गिनिए, आप सुनील तटकरे को गिनिए, छगन भुजबल को गिनिए, और उसके अलावा मुंडे को गिनिए। ये चार जो नेता हैं ये सब के सब सुनेत्रा पवार के साथ थे और हैं। इन लोगों को समझ में आ गया कि शरद पवार क्या खेल खेलेंगे। इनको मालूम था कि अगर शरद पवार के साथ चले, और याद रखिए जब अजीत पवार जीवित थे तब भी ये नेता फिर से दोनों गुटों के विलय के पक्ष में नहीं थे। इसलिए 17 जनवरी को जो बैठक हुई, जो मुलाकात हुई शरद पवार और अजीत पवार की, उसमें अजीत पवार की पार्टी का कोई नेता नहीं गया था। शरद पवार की पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो अब अजीत पवार नहीं हैं, तो वो बाधा, अगर आप बाधा कहना चाहें तो वो हट चुकी है। अब सुनेत्रा पवार को भी लग रहा है कि अगर उनको अपनी राजनीति बढ़ानी है, अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करना है, तो अकेले चलने का रास्ता बेहतर है। तो मैं बात कर रहा था दो उनकी शक्तियों की। तो एक, एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ हैं, उनके पीछे खड़े हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर जाने पर विलय होने की स्थिति में शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, इन सब के नीचे रहना पड़ता उनको, और वही करना पड़ता जो ये तीनों चाहते। दूसरी ताकत जो मेरी नज़र में और बड़ी ताकत है सुनेत्रा पवार की, कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व उनके साथ है। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये विलय हो दोनों गुटों का, क्योंकि दोनों गुटों के विलय का मतलब है कि शरद पवार की बार्गेनिंग पावर या कहें ब्लैकमेलिंग पावर बढ़ जाती। और अब सुनेत्रा पवार को इंडिपेंडेंट रूप से खड़ा करके बीजेपी ने इंश्योर कर दिया है कि शरद पवार की कोई भूमिका नहीं होगी, शरद पवार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, न तो राज्य की सत्ता में न केंद्र की सत्ता में। तो ये मेरी नज़र में शरद पवार के राजनीतिक जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा झटका है। अंतिम इसलिए कह रहा हूँ, उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा बचा नहीं है। 81 साल के हो गए हैं, पार्टी दुर्दशा में है, और परिवार ने, एक तरह से परिवार के बड़े हिस्से ने उनको नकार दिया है। बड़े हिस्से इसलिए कह रहा हूँ कि परिवार में दूसरा बड़ा हिस्सा अजीत पवार का था, और अजीत पवार के परिवार ने शरद पवार को परिवार का मुखिया मानने से मना कर दिया है, पार्टी का मुखिया बनाने से मना कर दिया है। ये बात शरद पवार के लिए पचाना बहुत मुश्किल होगा। तो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में और एनसीपी की राजनीति में सूत्र संचालन का काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में है, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है कि इस स्थिति को प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत ही समझदारी से संभाल सकते हैं, दक्षता से संभाल सकते हैं। वो सुनेत्रा पवार को एक कंफर्ट जोन देंगे, ये तय है। उनको ये महसूस नहीं होने देंगे कि अजीत पवार नहीं है तो अब वो कमज़ोर हो गई हैं या उनकी पार्टी कमज़ोर हो गई है। आप देखते रहिए आने वाले दिनों में एनसीपी जो अजीत पवार की है और अब सुनेत्रा पवार की, उसका महत्व जो है महाराष्ट्र की राजनीति में और ख़ास तौर से एनडीए में जो महायुति है महाराष्ट्र में, उसमें उसका वजन बढ़ने वाला है। क्योंकि अजीत पवार के होने से बीजेपी को एक बैलेंसिंग फोर्स मिली हुई थी एकनाथ शिंदे के खिलाफ। उसको इंश्योर करने के लिए, वो बैलेंसिंग फोर्स बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी था सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना और पार्टी उनके कब्जे में रहे, ये इंश्योर करना। वो काम भाजपा ने कर लिया है। तो भाजपा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, बल्कि कह सकते हैं 3 निशाने साधे हैं। एक,
शरद पवार को पूरे सीन से बाहर कर दिया, उनकी भूमिका को जीरो कर दिया। दूसरा, एकनाथ शिंदे को अगर ये उम्मीद जगी हो कि अब अजित पवार नहीं है तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, वो भाजपा पर दबाव डाल सकते हैं, वो संभावना खत्म कर दी। और तीसरा काम किया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है महाराष्ट्र में वो बनी रहे। हालांकि सरकार को कोई खतरा नहीं है, अगर एनसीपी न हो तो भी, और यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे साथ न हो तो भी। भाजपा के 131 विधायक हैं, 145 विधायक चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। 7 विधायक ऐसे हैं जो उसकी मदद से जीते हैं, उसके साथ हैं। भाजपा को केवल और 7 विधायकों की पूर्ण बहुमत के लिए ज़रूरत है, और वो जुटाने में भाजपा को कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। तो ऐसे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर कर ली, एनसीपी जो है वो शरद पवार के हाथ में न जाए ये इंश्योर कर लिया, शरद पवार परिवार के भी मुखिया न रह जाए ये भी सुनिश्चित कर लिया। तो शरद पवार की राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के अखाड़े में और परिवार के अखाड़े में, दोनों में एक साथ इतनी बड़ी मात पहली बार हुई है। और ये पहली मात दी है राजनीति में नवसिखुआ सुनेत्रा पवार ने। तो सुनेत्रा पवार को आप अंडर एस्टिमेट करके मत चलिए, क्योंकि उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो बड़े मजबूत और राजनीतिक रूप से बड़े समझदार लोग हैं। वो राजनीति के हर गुणा भाग को, हर दांव पेच को अच्छी तरह से समझते हैं। और शरद पवार अब जवान नहीं हो रहे हैं, लगातार उनकी उम्र बढ़ रही है, सेहत भी उनकी अच्छी नहीं हो रही है, और उनकी पार्टी में ऐसा कोई बचा नहीं है जो पूरे प्रदेश में जिसका कोई असर हो, प्रभाव हो या जनाधार हो। तो ऐसे में इस एक स्ट्रोक से भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार की राजनीति को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई पार्टी ख़त्म होने जा रही है, लेकिन अब उसकी प्रासंगिकता वैसी नहीं रह जाएगी जैसी होती थी या जैसी थी। वो लगातार घट रही थी, अब उसको एक हाशिए पर धकेल दिया है बीजेपी ने। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।